बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की खुशनसीबी ही कह लें कि कारकर्दगी अच्छी ना होने के बावजूद मुसलसल इक़्तिदार को तवील मुद्दत हो चुकी है, मगर सूबे के आम आदमी के मसाइल जिनमें पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, तालीम, सेहत हल होने का नाम नहीं ले रहे। सिंध में डाकुओं का राज है, साल साल से है, और जब खून खराबा हद से बढ़ता है तो फिर वो मीडिया की जीनत बनता है। ऐसे ही हालिया वाक़या कच्चे के इलाके शिकारपुर में रूनुमा हुआ, जहां डाकुओं के जदीद असलहे से पुलिस पर हमले, पुलिस की शहादतों ने सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। और साथ ही ये भी बता गया कि हर जगह तीर का ठप्पा नहीं, डकैत ग्रोहों का सिक्का भी चलता है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर दाखिला वफाक से कराची आए, इदारों के सरबराहान और वज़ीर आला से मुलाकात की और कहा कि कराची आने का मकसद गवर्नर राज नहीं है, वज़ीर आला की मुशावरत से हर काम होगा और ताउन की यकीन दहानी भी कराई। दूसरी तरफ सीएम साहब ने सिंध में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया, मगर क्या सिंध हुकूमत इन डाकुओं की सहूलतकार जिनमें सियासी रसूख रखने वाले अफराद भी शामिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगी? इसी पर बात करेंगे आज के शो में। मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त रियाज हुसैन शाह साहब ने, आप एडवाइज़र टू सीएम हैं, साथ साथ PTI से हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिलाल गफ्फार साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रियाज हुसैन साहब, एक तो बात वही आ जाती है कि जी 18th अमेंडमेंट के बाद जहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो सूबों के डोमेन में आ गई हैं, वहीं अमन-ओ-अमान का मसला भी वो सिंध हुकूमत के अंडर ही है, लेकिन सर क्या वजह नज़र आता है कि जो हम मगरबी सिंध देखते हैं, वेस्ट सिंध में हमें कश्मोर का इलाका ले लें, आप सक्कर का इलाका ले लें, आप शिकारपुर का इलाका ले लें, कच्चे के जितने भी इलाके हैं सर, वहाँ पे डाकुओं का साल साल से राज है, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई मतलब ऐसी कार्रवाई नहीं की कि उनको जड़ से उखाड़ फेंका जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। देखें, ये काफ़ी बार ऑपरेशन हुए भी है और ऐसा कतई नहीं कि सिंध हुकूमत ने कभी इन पे जो है कभी इन पे ऑपरेशन ना किया हो या कभी ऐसा ना हुआ हो। हमने हमेशा इनका जो है ऑपरेशन भी हुआ है, इन पे कार्रवाइयाँ भी हुई है, काफ़ी इनको मारा भी है, मगर अंदर जो उनके पास देखे आज भी जैसे सीएम साहब मिले थे वजीर दाखिला से, तो वहीं यही बात हुई कि हमें अगर जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो वो साजो सामान या कुछ भी है तो उनका जो है वो प्रोवाइड करे हमें वफाक गवर्नमेंट। तो उन्होंने भी हमें खातरी करवाई कि जो है आपको रेंजर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी मुहैया करेंगे। सिंध पुलिस तो अपने बिहाफ पे बहुत जबरदस्त कर रही है ऑपरेशन और उसमें काफी शहादतें भी हुई है। कुछ दिन पहले जो गाड़ी खराब हुई थी वहाँ पे तो जो है वहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए थे। हमने देखे काफी जो है सिंध ने कुर्बानियां दी है, सिंध पुलिस ने हमेशा ही इस पे, ऐसा नहीं है कि जो है सिंध गवर्नमेंट ने या सिंध पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की हो वहाँ पे। और ऐसे कच्चे के सिर्फ सिंध में, हम तो अपने सूबे की बात करेंगे, हाँ है डाकू, उन पे हम अभी तो बहुत ही ज्यादा घेरा तंगे अपने हमने ऑफिसर्स भी चेंज किए हैं वहाँ पे। अब इंशाल्लाह और तेजी से ये ऑपरेशन होंगे। अभी पंजाब में भी एक वाकया ऐसा ही रूनुमा हुआ है, देखें उस पर भी हो रहा है। तो ये ऐसे हर सूबे में होते हैं, मगर हम मानते हैं कि हमें तो यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा इन पे। और आप अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पहले से कदरे बेहतर है हालात। और असल में रियाज साहब ये तो बात वही है ना कि बेशक पुलिस ने शहादतें दी, मगर असल शहादत जो है वो बानी जुल्फ़िकार साहब ने दिया था, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने दिया था, बेनज़ीर साहिबा ने वो शहादतें दी थी, जिसकी वजह से भुट्टो है जिंदा का नारा जो है वो अमर हो चुका है। बिलाल गफ्फार साहब, सर इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त सिंध में अमन-ओ-अमान की थी, उसी के पेश नज़र हमने देखा शेख रशीद साहब ने दौरा किया और साफ उन्होंने कहा कि मैं कोई गवर्नर राज का लगाने का मकसद नहीं है। एक तो ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरा ये कि हम देखते हैं कि कंसेंसस बिल्डअप नहीं होते। शेख रशीद साहब का दौरा वज़ीर आज़म साहब और असद उमर साहब के कहने पर किया गया, मगर वज़ीर आला सिंध ने कल तक यही बात की थी कि जी मुझे तो पता नहीं है कि शेख रशीद साहब आ रहे हैं। बहरहाल आज मुलाकात हो गई, आज कुछ बेहतरीन मुलाकात हुई है। सर क्या नज़र आ रहा है, क्या वफाक और सिंध जो है इस मामले में कुछ मिलजुल कर कोई काम करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शाजिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सूबा सिंध का जो
आपके कराची के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अमन व अमान के जो हालात हैं वो कुछ अच्छे हालात नहीं हैं। आपने देखा कि जब कच्चे के इलाका है, शिकारपुर, जैकबाबाद, उसके अलावा और भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये वाक़यात हुए। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि रिसेंटली आपके 2 सहाफ़ी बरादरी के जो 2 लोग हैं उनको भी कत्ल किया गया, एक अजीज मेमन और एक अजय लालानी। अच्छा बिलाल, माजरत के साथ मुझे आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होकर आ रही है, तो प्रोड्यूसर साहब दोबारा कॉल मिला लें बिलाल साहब को। जब तक मैं रियाज साहब से ये सवाल कर लूँ कि रियाज साहब, शेख रशीद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आज वज़ीर आला से मुलाकात हुई और आज स्टेटमेंट जो हमें सीएम साहब का नज़र आया उसमें उन्होंने कहा कि हम अभी किसी की इमदाद नहीं लेंगे, ना हम रेंजर्स की ना हम फौज की, पुलिस खुद ये कार्रवाई करेगी। विफाक से भी उन्होंने कहा है कि हमें अगर कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो फिर हम ज़रूर उसमें जदीद असलहे के लिए हम विफाक से कुछ बात करेंगे। लेकिन सर मसला सारा यहाँ पर यह है कि क्या हमारी पुलिस इस काबिल है, क्योंकि जो अभी हमने हालिया देखा कच्चे के इलाके शिकारपुर में, वहाँ हमें पुलिस बेबस नजर आई, एयरक्राफ्ट गन तक जदीद असलहा उन डाकुओं के पास था। क्या हमारी पुलिस के पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं अभी? जी हमारे पास अवेलेबल हैं, मगर देखें हमें अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हमने वही सीएम साहब ने कहा कि हमें अगर रेंजर्स की या ज्यादा साजो सामान की जरूरत पड़ेगी तो हम वफाक से कांटेक्ट करेंगे, और उन्होंने भी हमें फुली खातरी कराई कि हमारे रेंजर्स के जवान हाजिर हैं। तो ये हम उस पर सोचेंगे और इंशाल्लाह हमेशा ही पुलिस ने, ये बिलाल साहब अभी बात कर रहे थे कि हालात सही नहीं है, सिर्फ कच्चे के इलाकों में डाकुओं की वजह से है, बाकी और इलाकों में देखें बहुत हालात काफी बेहतर है। और आप क्राइम रेट देखें तो वो अगर कंपेयर करेंगे 4-5 साल पहले, 10 साल पहले मगरबी सिंध में 4 या 5 अजला आते हैं। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, कश्मीर है वहाँ पे, सखर है वहाँ पे, घोटकी है वहाँ पे, शिकारपुर है वहाँ पे, इन सारे जिलों में डाकुओं का राज है, आज से राज नहीं, और गिबा बराए तावान के लिए वो जजेस तक को नहीं बख्शते हैं। सर चले पहले ये इलाकों से जरूर ऐसा होता था, लोग परेशान होते थे, अब काफी पुलिस ने कंट्रोल किया है और इंशाल्लाह अभी जो ऑपरेशन होगा उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसमें हम देखें हर बार तो हम ऐसा नहीं कहेंगे एक दूसरे पे अगर हम इल्जाम तराशी करते हैं, अगर मिलके ही हम इस पे काम करते हैं तो ये अच्छा होगा, अच्छा एक मैसेज आता है। बिल्कुल सही बात है। बिलाल साहब, कितना कामयाब रहा शेख रशीद साहब का दौरा? अच्छा शाजिया, मैं उस वक्त बात हमारी कट गई थी, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ डाकुओं की राज की बात नहीं है, आपके रिसेंटली 2 सहाफियों का भी कत्ल किया गया था, अजीज मेमन और अजय लालानी का। उसका क्या बना, उसकी इंक्वायरीज का क्या हुआ, ये इसके अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का भी बहुत बड़ा इशू है। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज बहुत डिस्ट्रैक्ट होके आ रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, तो कॉल पे ले लें, ज्यादा बेहतर होगा प्रोड्यूसर साहब। ठीक है, मुझे भी आपकी आवाज जो है ना आ नहीं रही। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे दें, आपका प्रोड्यूसर आपकी लाइन को जो दोबारा मिलाते हैं। अब ये बता दीजिएगा सर, रियाज साहब के जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी ये जो तेगो खान तेगानी है ये सहूलतकार के तौर पर सामने आए हैं। सर एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बगैर इन्फ्लुएंस के वहाँ पे जितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस इन कच्चे के इलाकों में है, सहूलतकार जो हैं वो हमें मेंबर असेंबली में भी नज़र आते हैं, कुछ मुशीरान भी नज़र आते हैं, कुछ बहुत तगड़े किस्म के असर रसूख रखने वाले इलाके लोग भी हैं जो इन डाकुओं को सहूलत फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? देखें ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा, ना ही इस पे कोई इत्तेफाक होगा कि कोई इनको हमारे जो है किसी भी पार्टी से कोई सहूलत हो या क्या हो, अगर होगी तो उन पे हम जरूर बिलात जो है आप किसी सहूलत के उनके कार्रवाई होगी, उन पे जरूर उनको भी पकड़ा जाएगा। बाकी देखें हमारे आज आपने बयान भी सुने होंगे, नासिर शाह साहब ने भी कहा है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि इनको जो सपोर्ट है, इनके पास जो इतना असला आता है वो कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसमें रॉ और मुल्कों का भी जो है ताउन उसमें हो सकता है, उसमें जो है ये मुल्क का हालात खराब करने की बात मैं इसका जवाब भी लूंगी। बिलाल साहब को हम दोबारा ले लेते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा बात कंप्लीट करने का। जी बिलाल।
जी, मैं होप करता हूँ कि अब आपको मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें शाजिया, 2-3 चीजें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ डेकोइट्स का जो नहीं है, जो डाकू राज चल रहा है, आपके रिसेंटली 2 सहाफी अजीज मेमन और अजय लालानी, उनका भी कत्ल हुआ। उस पर क्या हुआ, उसकी क्या इंक्वायरी हुई? तो ना यहाँ पे तो साफी बरादरी सेफ है, ना यहाँ पे आपके दूसरे जमींदार सेफ है। और जब आप कराची में भी देखें कि आपका जो है ये स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया है, और ये जो कराची का में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है उसकी कौन जिम्मेदार है? देखिए 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की सारी जिम्मेदारी वो आपकी सूबाई हुकूमत के पास होती है। और जिस तरह कराची में आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी वफाक से, और है ना रेंजर्स आई थी। तो रेंजर्स जो कराची में है वो सिंध के रिक्वेस्ट पर है। तो अगर है ना पुलिस काम नहीं कर पा रही, जो सामने नजर आ रहा है कि पुलिस, हालांकि जो नए पुलिस एक्ट के बाद सारे अख्तियार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास है, और आपके होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर है, तो वो भी है ना वो अगर परफॉर्मेंस नहीं कर सक रहे, तो ये सीरियस क्वेश्चन मार्क बेस हो रहे हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे कि क्यों ऐसे इश्यूज है जो टैकल नहीं किया जा रहा। और सिंध में चाहे वो कराची में हो या कश्मीर में हो, जैकबाबाद में हो, वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा। और आज हमने क्लियर कट मैसेज दिया है कि अगर सिंध हुकूमत को वफाक की कोई मदद चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो वफाक पूरी तरीके से सिंध हुकूमत को ताउन करने के लिए तैयार है। तो ये, और दूसरी बात आपने शुरू में पूछा गवर्नर रूल, और ये मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इतने इनसिक्योर क्यों रहती है। हमने हमेशा कहा है कि हम कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे, और कोई भी अगर चीज होगी जो भी सिंध की बेहतरी के लिए जो भी हम इकदाम उठाएंगे वो आइन के मुताबिक होगी, कोई गैर आईनी काम हम नहीं करेंगे। अब लेकिन असद उमर साहब ने ये बात की है कि अगर गवर्नर आज नहीं खत्म किया सिंध हुकूमत ने, तो फिर वफाक के पास इख्तियार है कि वो आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इसका क्या? देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि है ना वफाक अपनी पूरी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, और जहाँ हमें ये लगेगा कि सिंध हुकूमत नाकाम है, वहाँ वफाक अपना रोल जरूर प्ले करेगा। अब आप देखें, मतलब गवर्नर राज लगा सकता है फिर। देखिए आपके पास, देखिए हमारे पास वो ना आइन हमें हक देता है गवर्नर राज लगाने के लिए, लेकिन हम गवर्नर राज लगाने नहीं जा रहे। आज तो हमने ये मैसेज दिया है कि आप देखें कि जहां अगर आपको रेंजर्स की हेल्प चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए, तो आप वफाक से रुजू करो, वफाक आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। अब आप देखेंगे जो वीडियोज आए, जो विजुअल्स आए कि किस तरह मुकाबला किया जा रहा था। वो जो डाकू थे उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट लेटेस्ट वेपन्स थे, और मुझे तो ये लग रहा था कि पुलिस जो थी वो इल इक्विप थी, और वो जो जिनसे कबूतर मारे जाते हैं या जी वो तो डीआईजी सक्कर ने बोल दिया ना आफ्ताब साहब ने कि जी पुलिस के पास असलहे ही नहीं थे, जदीद असलहे नहीं थे। पुलिस के पास असला नहीं था तो इसकी जिम्मेदार कौन है? पुलिस के पास प्रॉपर ना वो जो बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? और आपको याद होगा कि एक आपके फॉर्मर आईजी थे, उन्होंने ये बख्तरबंद गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे पुलिस की सिक्योरिटी नहीं होगी। ये मुझे बताएं, पुलिस को जदीद वेपन्स देने का और उनको फुल इक्विप करने का जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सिरासत, ये तो पूरा होम डिपार्टमेंट और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को वेल इक्विप करे। लेकिन मुझे बड़ा माजरत से कहना पड़ता है कि हमारी पुलिस, सिंध की पुलिस जो है, उनकी जानों का खतरा है। वो पुलिस अपने आप की जाने नहीं संभाल पा रही, तो वो आम शहरी की क्या है ना जान संभालेगी? बिल्कुल ठीक है रियाज साहब, यही वजह है कि अगर सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है, मतलब दीगर मसाइल तो अवाम के छोड़ दीजिए ना, पानी का इतना बड़ा इशू अभी सर उठा रहा है, वो तो उस पर तो मैं अलग प्रोग्राम करूंगी, लेकिन और जितने भी है, सीवरेज का निज़ाम देख ले, सड़कों का निज़ाम देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे, तालीम, सेहत, हर चीज़ का सिस्टम, अब अमनो अमान के मसाइल इतने खड़े हो गए, तो हिज़्ब इख्तिलाफ तो फिर यकीनन आप पे क्रिटिसाइज तो करेगी। और अगर विफाक की बात करें तो वो फिर जैसे असद उमर साहब ने कहा कि फिर अगर सिंध हुकूमत अपना काम नहीं करती, कारकर्दगी पूरी नहीं दिखाती, तो हमारे पास हक है कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। देखिए हम अभी तो खैर नहीं चाहते कि ऐसी बात हो, मगर ये देखिए अपोजिशन है, अपोजिशन तो ऐसी बातें करते हैं कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, ये हकीकत है ना, भी हो हकीकत में बबली बात है ना, हकीकत इनके सामने आ चुकी है अभी बाय इलेक्शंस में भी,
कि लोग किनके साथ हैं और इनके साथ क्या हुआ, कि कितनी सीट्स इन्होंने जीती और क्या हुआ। ये भी तो फेयर इलेक्शंस हुए थे अभी, उसमें 40-40 हजार की लोगों ने ही लीड दी थी, लोगों ने ही वोट दिया था, क्योंकि हमने काम किए, हमने खिदमत की है। ये तीसरी बार हम हुकूमत कर रहे हैं और बाय इलेक्शंस अभी हुई है, तो जो है क्या किसकी कारकर्दगी है वो तो जाहिर हो गया। इन्होंने इतने सालों में क्या किया? 3 साल ये रहे, 100 दिन का वादा करके आए थे कि ये मुल्क को संवार देंगे। अभी 3 साल होने को आए हैं, अभी तक ये लोगों को लारे दे रहे हैं कि आपको पिछली हुकूमतों ने ये किया, पिछली हुकूमतों ने वो किया। भाई 3 साल आपने भी गुजार लिया, आपने लोगों को क्या दिया? लोग तो अभी तक वही बेचारे जो है गुर्बत के तले और दबते जा रहे हैं। तो दूसरी बात, अगर ये पुलिस के कह रहे हैं, बिलाल साहब भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, मीन सिंध से ताल्लुक रखते हैं, सूबे सिंध से ताल्लुक रखते हैं, तो ये पुलिस भी सूबे सिंध की है, ये जवान भी उनके हैं। इन्होंने काम भी ऐसा कभी नहीं कह सकते कि सिंध पुलिस ने कोई खिदमत नहीं की या उन्होंने शहादतें नहीं दी, क्या उन्होंने जो है डिलीवर नहीं किया। अभी भी पुलिस ने शहादतें दी है, अभी भी पुलिस लड़ रही है वहाँ पे। और हथियारों की तो वो हथियार जो है हम वेल इक्विप्ड हैं, अभी जो जरूरत होगी वो भी उनको मुहैया होंगे। बाकी हमने कहा था कि हमें ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वफाक से जरूर ताउन करेंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है जो क्रिटिसाइज करे। और रही दूसरी बात आपने की गवर्नर आज की, तो वो जमाने चले गए, ये अपनी हुकूमत संभाले जो अभी। चले बिलाल साहब, आप लोग खातिर जमा रखें पे खड़ी हुई है। बिलाल साहब आप लोग खातिर जमा रखें, क्योंकि भुट्टो का नारा जो है वो अभी तक जिंदा है। जुल्फिकार भुट्टो की शहादत की सूरत में, बेनजीर बीबी की शहादत की सूरत में, और आपने देखा बिलाल साहब के जितने भी ये बाय इलेक्शन हुए, जी मैं वही बात कर रही हूँ, बाय इलेक्शन हुए बिलाल साहब, मुतअद्दिद रिजल्ट्स आपने देखे। अभी बदीन में जो उनके हाली पोता साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो जीत चुके हैं। तो फिर सर आप कैसे लगाएंगे? यहाँ तो कारकर्दगी नहीं देखी जा रही है सिंध में, सिंध में सिर्फ भुट्टो जिंदा है देखा जाता है। अच्छा मैं देखें एक बात बताता हूँ कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पार्टी बनाई थी और जब बेनजीर भुट्टो जब पार्टी को हेड करती थी, तो पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी थी। वो एक बड़ा मशहूर नारा होता था, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। आज ये रियलिटी ये है कि जरदारी लीग और जो पीपल्स पार्टी है वो भुट्टो की तो है ना पीपल्स पार्टी नहीं है, उसपे तो हाईजैकर्स आ गए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के कुछ चंद अजला की पार्टी रह गई है। अभी आपने पंजाब के बाई इलेक्शन में देखा कि इनको क्या हुआ। आप मुझे बताएं ना कि उधर तो आपका भी सिक्का नहीं चल सकता ना, आपकी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि आप बाई इलेक्शन निकाल लें, जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप निकाल दें, है ना, को के हम इलेक्शन हारे लेकिन हम है ना जो करक की सीट जीते और हम है ना उसमें जो 10 की सीट थी उसमें आप हमारे 2018 में हमारे कितने वोट थे और अब देख लें कितने वोट थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, क्योंकि हम कहीं नंबर 1 पे रहे तो कहीं नंबर 2 पे रहे। ठीक है, तो आपके जो सर ये आप दोनों जो है ना वो आप NA 249 किस तरह इलेक्शन लड़ा गया वो सबको पता है कि रात को 12 क्या हुआ, तो कहीं रहे ही नहीं। जब रिकाउंटिंग होने गई NA 249 के तो सबको पता है कि बैट्स खुले हुए थे, जो है ना जब रिकाउंटिंग के लिए रिकाउंटिंग सबकी सीलें खुली हुई थी, सबको पता है कि किस तरह। और फॉर्म 45, 46 नहीं दिए गए जिसमें आपका वोट काउंट होता है और बैलेट काउंट होता है कि कितने बैलेट पेपर्स इश्यू किए गए और कितने इश्यू है ना वो वापस हुए, कितने यूज हुए, जिसका पूरा डिटेल होता है। वो सर मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि अवाम जो है ना वो क्या किस तरह आप लोग के परफॉर्मेंस को जज कर रही है। सर मैं आप दोनों से, आप एक जगह फेडरल में हुकूमत कर रहे हैं, एक सीट में हुकूमत कर रहे हैं, अवाम क्या आप लोग की परफॉर्मेंस देखती है? आप लोग को वोट करना चाहूंगा इस पे कि जब हम कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म से बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बात करें, जो ताकि जो दो इस बात से मैं एग्री करूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल उस पर किसी को तहफुजात ना हो तो ना उसमें बिल्कुल ना PMLN। क्यों पीपल्स पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों PMLN इलेक्शन रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों? हमारा रियाज साहब मैं तो इस बात को सेकंड करूंगी कि आप लोग अगर इतने ही अपने परफॉर्मेंस पे आप लोगों को एतमाद है तो फिर आप जाए ना, आप जो
रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं इलेक्शन के लिए, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो ताकि उनको भी बात करने का मौका ना मिले? हमने हमेशा ही बात की है फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। जो 2018 की इलेक्शन हुई थी सबसे रिग्ड इलेक्शन थी, जिसमें जो है जहां इन्होंने 4 लियारी हमारी सीट थी वहां हमारे फॉर्म अवेलेबल नहीं थे। उसके अलावा जो जकरानी साहब की सीट गई उसमें भी दाखिली हुई थी। आपके पंजाब में आप कैसे जीते, कराची में आप कैसे जीते? फैसला ले दिया था कि आपके ऐसे पड़ोसी नहीं जनता, वो सुबह को होते तो वो एमपी बन गए, उनको कोई कैसे हुआ? अभी जो बाई इलेक्शन हुई है उनमें तो सारा कच्चा चिट्ठा जाहिर हो गया। अच्छा सर, रियाज साहब और बिलाल साहब, हम टॉपिक से जरा हट रहे हैं, अब जरा हम उसी पर आ जाते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं कि रियाज साहब, आज सीएम साहब ने कह दिया है कि हम जो है अमन अमान के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें किसी रेंजर्स की, किसी आर्मी की ज़रूरत नहीं है। तो सर, ये जो अब ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑब्वियसली आप इसकी स्ट्रैटेजी तो मुझसे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप लोग वेल इक्विप्ड हो गए हैं? क्या आप लोगों ने ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली है कि अब डाकुओं का सफाया कर दिया जाएगा? जी, हमारे पास बड़े माशाल्लाह काबिल ऑफिसर्स हैं और अभी चेंजिंग भी हुई है, डीआईजी और एसएसपी साहब। अभी वहाँ पे जो इंशाल्लाह जो ऑपरेशन होगा वो पूरा मुल्क देखेगा इंशाल्लाह। और हमारी पुलिस बड़ी काबिल है। सर, पहले क्यों नहीं थी पुलिस के पास अभी भी काबिल? देखिए, हमारी पुलिस ने, सिंध पुलिस ने हमेशा ही जो है शहादतें दी है। मैं अपने पूरे मुल्क की बात करूंगा। मुल्क में अगर पुलिस और कोई भी इदारा हमारा कहीं शहीद होता है तो वो हमारा अपना, हमें दर्द होता है, बाकायदा हमें दिल से दर्द होता है। आप लोग क्यों नहीं मदद ले रहे रेंजर्स की और फौज की? देखे, ये कैसे आप कह रही हैं कि मदद नहीं ले रहे हैं? हमने कहा है सीएम साहब ने कि हमें जरूरत पड़ेगी हम वफाक से मदद लेंगे। ये कोई ऐसा नहीं हुआ। और होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा हम हाजिर हैं आपके लिए। बिलाल साहब, ये तो चले सिंध में हो गया। अभी आपने देखा पंजाब में डेरा गाजी खान में हमने देखा कि इतनी 2 ग्रोहों के दरमियान अगवा बराए तावान या भत्ता ना देने पर जो हाल किया, या वहाँ पे तो छुरों से काटा गया, मतलब ऐसे वीडियोस थे कि हम देख नहीं सकते थे। तो सर, वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, इसका मतलब है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, केपी को हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि जो केपी के में 2013 से पहले क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था और आज केपी के में क्या है। और केपी के ने ये प्रूफ किया कि और उनकी आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म में जीता। ये केपी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है। तो इसी तरीके से पंजाब में भी आप देखें कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं और खुद है ना वो मॉनिटर कर रहे होते हैं चीजों को। और आज भी जो शेख रशीद सिंध आपका कराची आए हैं और चीफ मिनिस्टर से मिले, वो यही के पाकिस्तान के वसीतर मफादात में और सिंध की भलाई के लिए। बिलाल, जरा शॉर्टली बता दीजिएगा, ये जो अभी डाकुओं की सहूलतकार सरदार तेगो खान तेगानी को अरेस्ट किया गया, और आप लोग के नॉलेज में क्या है कि वहाँ पे कौन इन डाकुओं को सहूलतें दे रहा है? अच्छा, ये पहले ये आपको पता है कि इनको ये जिनका आपने नाम लिया उनपे एक सिंध की कैबिनेट के एक मेंबर का हाथ था, उनको अप्रिसिएशन किया जाता था, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। अब जब वो उस मिनिस्टर साहब ने उस गिरोह के, जो मैं कहता हूँ कि वो सरदार हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट सामने है, जब उन्होंने इस पे अपना आशीर्वाद खत्म कर दिया तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, और भी तो हैं जो असेंबली मेंबर्स हैं, जो मुशीरान हैं, वो भी तो हैं ना? एक नहीं तो नहीं है। देखिए, बहुत सारे केसेस हैं। उम्मे रुबाब का केस है, उनकी फैमिली को मर्डर किया गया, वो अभी तक क्यों है ना सामने उसका नतीजा नहीं है। सर, उसके एक्स काउंटर पकड़े गए हैं, उस केस को तो उसके एक्स काउंटर पकड़े गए हैं सर। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, और भी बहुत सारे जो है वो हाई प्रोफाइल हैं। बहुत से सिटिंग एमएलए हैं जिनके भाई जो हैं वो। आपका लास्ट ईयर है ना मलीर में इंसिडेंट हुआ था जिसमें है ना आपका है ना वो फायरिंग से मारा गया। इवन हमारे एमपीए रमजान घांची पे गोली लगाई गई और उसमें मुबीना तौर पे जो वहाँ के जो यूसी चेयरमैन और वहाँ के जो मकामी लोग थे, जो जिनकी क़यादत जो थी, जो डायरेक्ट पीपल्स पार्टी के साथ टच में थी, वो सारे सामने इन्वॉल्व है। ये तो हकायक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चले रियाज साहब और बिलाल। तो ये बातें बिलाल भाई, आप तो कोई
जाहिर है अभी अब तो इल्जाम तराशियां ही करेंगे, मगर आप अगर सिंध के मुफाद में बात करेंगे तो वो बेहतर होगा। हमने देखिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मुझे सिंध का वफादार बनने के लिए होगा तो इस तरीके में इन्वॉल्व होगा वो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने पहले भी शाजिया को बताया कि ये इतने ज्यादा जो जदीद हथियार अगर ये डाकुओं के पास है तो ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई और मुल्क की या कोई दुश्मन अनासिर का सपोर्ट है जो अमन अमान खराब करने के पीछे। लेकिन रियाज साहब ब्लैक शीप्स भी होते हैं, आपके अपने अंदर के लोग भी हैं, ऐसे तो नहीं ना एक गन्स और जदीद वहां पर पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि उनको हुकूमतें छोड़ देगी, अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसमें जरूर उनकी इंक्वायरी होगी और वो पकड़े जाएंगे। चले रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल गफ्फार साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने के पास।